आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्किया। तो कह रहा है कि जो रिसेंट मतलब वर्तमान क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित जीवों का, तो उनके 3 आधार हैं। उनमें से 3 में क्या है, बैक्टीरिया है, आर्किया है और यूकैरिया है। इन भागों में डिवाइड किया गया है। तो कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं उनमें से कौन सा आर्किया मतलब जिसके अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया यानी आद्य बैक्टीरिया रखे गए हैं उनके लिए कौन सा सही है। तो 26 का देखिए, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आर्किया हैव सम नोवेल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो जो आर्किया हैं इनमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है। तो कौन कौन से लक्षण हैं उनको देख लेते हैं। 26 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया रिप्रेजेंट ए सेल टाइप दैट सीम्स टू पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। तो कह रहा है आर्की बैक्टीरिया रिप्रेजेंट ए सेल टाइप। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल है यानी कोशिका है वो जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के लक्षण प्रकट करती है। दैट सीम्स टू पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मतलब दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लक्षण प्रकट करती है। आगे कह रहा है इन साइज, अगर आकार को देखा जाए, द आर्की बैक्टीरिया आर अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो आर्की बैक्टीरिया है हमारा उसका जो आकार है वो 1 माइक्रोमीटर के लगभग है। द साइज ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। जो हमारे प्रोकैरियोट हैं, बार बार चिल्ला के कह रहे हैं, प्रो का मतलब बहुत पहला यानी बहुत पहले उत्पन्न हुए थे। तो कोई गाड़ी बहुत पहले बनाई जाएगी तो सारी चीज़ें उसमें व्यवस्थित ढंग से नहीं होंगी। बाद में आदमी को जैसे जैसे समझ आया तो गाड़ी में व्यवस्था और खूबसूरती लाना प्रारंभ किया। उसी तरह भगवान ने भी जब सबसे पहले सेल को बनाया तो सारी चीज़ें नहीं बना पाया। तो जो प्रोकैरियोटिक थी उसमें झिल्ली से बंद अंग नहीं पाए जाते थे। प्रोकैरियोटिक सेल जो थी, मान लीजिए इस तरह की सेल थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, केवल कोशिका द्रव्य भरा था और इसके अंदर झिल्ली से बंद अंग कोई भी नहीं पाए जाते थे। तो वही कह रहा लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी झिल्ली से बंद कोई भी अंग अंदर नहीं पाए जाते थे। न्यूक्लियर बॉडीज आर नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर बॉडीज थी यानी केंद्रक से संबंधित जो अंग थे उनमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। एज इट इज इन यूकैरियोट एंड राइबोसोम आर 70s। और मेम्ब्रेन एज इट इज इन यूकैरियोट एंड राइबोसोम्स आर 70s। और कह रहा है कि जो इनमें राइबोसोम था जैसे कि यूकैरियोट में वो 70s था। द साइज ऑफ बोथ फाउंड इन टिपिकल प्रोकैरियोट्स। द साइज ऑफ दोज फाउंड इन टिपिकल प्रोकैरियोट्स। अब ये साइज जो 70s है राइबोसोम की, ये टिपिकल प्रोकैरियोट्स के समान साइज है। दे हैव यूनिक सेल वॉल दैट लैक्स पेप्टिडोग्लाइकेंस। इनमें एक अद्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकान नहीं होता है। तो लैक पेप्टिडोग्लाइकेंस। क्लोजली रिसेंबल द यूकैरियोटिक सेल इन। अगर हम इसकी बात करें कि नज़दीकी क्या है इसकी यूकैरियोटिक सेल से, तो इसके बारे में
सेल इन द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो क्लोजली रिसेंबल द यूकैरियोटिक सेल। अगर यूकैरियोटिक सेल से इसकी नज़दीकी देखें हम आर्किया की, तो कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाने की क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, और प्रोटीन की जो संरचना है वो यूकैरियोटिक से मिलती जुलती है। आर्की बैक्टीरिया आल्सो पॉसेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन नाइदर यूकैरियोट नॉर प्रोकैरियोट। तो आर्की बैक्टीरिया में जो है कुछ ऐसे भी कैरेक्टर पाए जाते हैं जो न प्रोकैरियोट में है और न यूकैरियोट में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि एग्जाम्पल अगर हम दें तो कह रहा है दियर मेम्ब्रेन कंटेन ब्रांच्ड चेन लिपिड विद अदर, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो जो है ब्रांच्ड है यानी शाखाओं में है, और लिपिड की चेन से मतलब बनी हुई है, जो ब्रांच है शाखाएं हैं वो लिपिड की बनी हुई है। दिस अनेबल देम टू टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड पीएच, जो कि आर्किया को या आर्की बैक्टीरिया को ज़्यादा तापमान और पीएच से रक्षा करती है या बचाती है। तो ये सब कैरेक्टर है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। ध्यान दीजिए, रॉन्ग कह रहा है, गलत। तो माइकोप्लाज्मा के लिए क्या गलत है? तो बी ऑप्शन देखिए, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो पेनिसिलिन होती है वो जो है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के प्रति जो है इसकी संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए अमीबा की तरह यह प्लियोमार्फिक है, मतलब अपना आकार बदल सकता है। दे काज डिजीज इन प्लांट, पौधों में ये बीमारी उत्पन्न कर सकता है। दे आर आल्सो कॉल्ड पीपी येलो, इसको पीपी येलो भी कहते हैं माइकोप्लाज्मा को, लेकिन इसमें क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती इसलिए सेल वॉल के पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। गलत वाला पूछ रहा है तो गलत के हिसाब से बी वाला सही है। तो 27 का आंसर देखते हैं, 27 का बी सही है। अब इसको पढ़ लेते हैं। माइकोप्लाज्मा और स्मॉल यूनिसेल्यूलर नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा स्मॉल नहीं, स्मॉलेस्ट कहना चाहिए, स्मॉलेस्ट तो खैर नहीं है, वायरॉइड भी है। तो माइकोप्लाज्मा हमारा छोटा होता है, एक कोश की होता है और चलनशील नहीं होता, नॉन मोटाइल, और प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है। दे आर प्लियोमार्फिक, प्लियोमार्फिक होता है मतलब एक ही आकार इसका निश्चित नहीं है, आकार बदल सकता है। देयरफॉर दे आर नोन एज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, पीपी येलो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड डीएनए। राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और मतलब कोशिका द्रव्य, राइबोसोम और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए होता है। दे आर इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन बट इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। दे आर इनहिबिटेड बाय, इनकी वृद्धि को इनहिबिट मतलब रोकना, इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के द्वारा इनको रोका जा सकता है इनकी वृद्धि को, लेकिन पेनिसिलिन के प्रति ये इनसेंसिटिव यानी अक्रिय हैं, असंवेदनशील हैं। दे काज वायरियस डिजीज, ये बहुत प्रकार की बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो पेनिसिलिन के प्रति इनमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है। अब 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कर्लिंग ऑफ टी लीव्स इन ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। तो कर्लिंग ऑफ लीव्स
टी लीव्स। जो हमारी चाय की पत्ती है, कर्लिंग का मतलब मुड़ जाना, ऐंठ जाना, मुड़ी हुई इधर उधर पत्तियां हो जाती हैं, किसके इन्फेक्शन द्वारा? तो वो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा। अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्लिंग इज ए प्रोसेस डन टू ऐड स्पेशल फ्लेवर एंड टेस्ट इन टी लीव्स। जो पत्तियों का मुड़ना है, कर्लिंग इज ए प्रोसेस डन टू ऐड स्पेशल फ्लेवर एंड टेस्ट इन टी लीव्स। कर्लिंग मतलब पत्तियों को मोड़ना, कर्ल कर देना। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इनमें कर्लिंग इज ए प्रोसेस डन टू ऐड स्पेशल फ्लेवर एंड टेस्ट इन टी लीव्स, जिससे कि पत्तियां जो है चाय की उनमें स्पेशल टेस्ट आ जाए, स्वाद आ जाए। इट इज आल्सो डन फॉर टोबैको, और ये हम लोग तंबाकू में भी करते हैं। इन दिस प्रोसेस आफ्टर हार्वेस्टिंग द cured leaves are hung in shade and are permitted for the action of bacteria। इसमें क्या किया जाता है कि इस प्रोसेस में पहले हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग का मतलब उनको कटाई छटाई, एक तरह से कटाई छटाई, जैसे बहुत बढ़ जाते पेड़ की छटाई की जाती है कि उसमें बहुत सारी शाखाएं निकल जाएं और वो घना हो जाए, तो कटाई छटाई की जाती है। फिर उसको क्योर्ड लीफ और हंग, जो मुड़ी हुई पत्ती है, क्योर्ड लीफ है, उसको हंग मतलब भूखा रखा जाता है। इन शेड, छाया में रख करके। छाया में रखेंगे तो भूखी रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाती है। तो जब हम छाया में कर देंगे, प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो भूखी रहेगी पत्ती। तो जब भूखी रहेगी छाया में, तब उसी समय उसमें बैक्टीरिया का एक्शन करते हैं। परमिटेड द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की क्रिया विधि को हम अंजाम दिलाते हैं। द कर्लिंग ऑफ लीफ इज डन बाय माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा पत्तियों में, चाय की पत्तियों में कर्लिंग की जाती है। माइक्रोकोकस इज ए ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरियम विच इज ए मेंबर ऑफ माइक्रोकोकेसी। आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक। तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस बैक्टीरिया के कारण कर्लिंग लीफ में होती है। और ये लीफ में कर्लिंग कराई क्यों जाती है? ताकि पत्तियों में स्पेशल स्वाद आ जाए। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। तो कह रहा है कि फ्रैंकिया के बारे में कुल मिला करके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। तो एक कोई गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो जो गलत है वही हमको बताना है। तो कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट, ये गलत है, ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन फ्री लिविंग स्टेट में नहीं करता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फ्रैंकिया के बारे में। तो 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रैंकिया इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो फ्रैंकिया होता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, सहजीवी। सिम्बियोटिक का मतलब हमने बताया था सहजीवी। सहजीवी का मतलब साथ साथ रह के जीवन जिएंगे, यानी जिसके साथ भी ये सहजीवन करेगा, जिसके साथ भी जीवित रहेगा, उसका भी फायदा करेगा, अपना भी फायदा लेगा। और जो परजीवी हमने बताया था उसमें क्या था? जिसके ऊपर रहेगा उसी से फायदा लेगा, उसका कुछ फायदा नहीं करेगा, तब परजीवी कहेंगे। इट इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल्स जस्ट लाइक राइजोबियम। ये क्या करता है? रूट के जो नोड्यूल्स होते हैं, हमने बताया था कि जितने लेग्यूमिनेसी फैमिली यानी कुल के सदस्य हैं,
लेग्यूमिनेसी का मतलब फली होता है, तो फली वाले कुल के जो सदस्य हैं उनमें जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, तो गांठों को ही रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। उसी में जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं राइजोबियम में, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम जहाँ रहता है, इट इज एसोसिएटेड symbiotically with the root nodules of several non-legume plant like कैजुराइना, एलनस, र्यूबस एट्सेट्रा। तो कह रहा है उसी तरीके से ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है जो फलीदार नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, राइजोबियम फलीदार में पाया जाता है, फ्रैंकिया बिना फलीदार वाले में पाया जाता है। इट कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री स्टेट, ये स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रोजन नहीं फिक्स करता है बल्कि बंधी अवस्था में करता है जब पौधों में पाया जाता है जो नॉन लेग्यूम प्लांट हैं, बिना फली वाले पौधे हैं, जैसे कैजुराइना, एलनस, र्यूबस, इन सब में ये पाया जाता है। तो इसको ध्यान देना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब्स यूज्ड इज। रेटिंग ऑफ जूट, तो जूट की जो रेटिंग होती है, मतलब आप देखे होंगे गांव के बच्चे हैं तो हम लोग सन जो कपास उत्पन्न किया जाता है तो पहले सन की जो लकड़ी होती है उसका तना होता है, उसको पानी में भिगो देते हैं। तालाब में लोग डुबो आते थे, फिर डुबो करके सुबह उनको जो है मार मार के डंडों से उनके ऊपर की जो खाल है उसको छुटा लिया जाता है और वही सन होता है। तो उसी को रेटिंग कहते हैं, उसके छुटाने को। तो कह रहा है फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब्स यूज्ड इज। जो सन है हमारा, उसकी रेटिंग के लिए जो फर्मेंटेशन कराता है, यानी उसमें जैसे हम फर्मेंटिंग करते हैं दूध का, इस तरह से, तो मतलब कुल मिलाकर के वो सन से उस खाल को जो छुटाता है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा जीव है जो ऐसा काम करता है। तो 30 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। रेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर दैट आर हेल्ड टुगेदर इन क्लोज एसोसिएशन यूजिंग ए वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। तो जो रेटिंग है इसका मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर, जो उसके रेशे हैं तने में लगे हुए, सन के तने में, जूट जिसको बोलते हैं, तो उसको अलग करने को रेटिंग कहते हैं। आर हेल्ड टुगेदर इन क्लोज एसोसिएशन, जो कि तने से बहुत क्लोज एसोसिएट मतलब चिपके हुए हैं, ए वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, तो ये काम बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं। फाइबर ऑफ जूट आर हेल्ड टुगेदर इन क्लोज एसोसिएशन एंड दे आर सेपरेटेड बाय द एक्शन ऑफ ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। तो ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया जो है, जिसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, तो ये जो है रेटिंग का सेपरेशन का काम करता है, यानी तने से जूट को अलग करता है। तो इसको याद रखना। वैसे एनसीईआरटी में अब नहीं दिया गया है, हो सकता है आगे हो, तो हम लोग ज़्यादा नहीं याद रखेंगे। बस यही है कि जूट की रेटिंग को क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम करता है, जो ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया है। These plants are immersed in water so that they absorb water and swell। सबसे पहले क्या करते हैं, पौधे के तने को हम लोग पानी में भिगो देते हैं ताकि वो फूल करके छूट जाए तने से, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। और ये काम किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। द पेप्टिक सब्सटेंस ऑफ मिडिल लैमेला आर हाइड्रोलाइज्ड। जो मिडिल लैमेला पाई जाती है तने में, उसकी जो मतलब मध्य एक तरह से लेयर,
तने की आर हाइड्रोलाइज्ड, उसमें पानी भर जाता है यानी जल से भर जाती है। एंड द फाइबर आर सेपरेट, और जो रेसे हैं वो अलग हो जाते हैं। दीज सेपरेटेड फाइबर आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ रोप एंड सैक्स। ये सब जो है रस्सी वस्सी बनाने में, जो रस्सियां बनाते हैं हम लोग, उनमें यूज होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बायोफिलिक प्रोकैरियोट्स, बायोफिलिक प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत क्या आते हैं? तो 31 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बायोफिलिक प्रोकैरियोट जो है ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। ऑब्लिगेट ऑलवेज, फैकल्टेटिव समटाइम्स, मतलब कुछ समय के लिए ये ऑक्सीजन का सहारा लेते हैं, बाकी समय बिना ऑक्सीजन के भी काम चला सकते हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स, बहुत गहरे समुद्रों में ये पाए जाते हैं। मोस्ट बायोफाइल्स ग्रो लेटर बेटर एट pH ऑफ 8.5 और हायर, ज़्यादातर जो बायोफाइल्स हैं वो 8.5 या इससे ज़्यादा pH पर ग्रो करते हैं। तो 31 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बायोफिलिक प्रोकैरियोट्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया बहुत गहरे समुद्र में उगते थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो है अभी जो चैप्टर पढ़ा गया है उसमें नहीं है, हो सकता है आगे आए एनसीईआरटी में, तो अभी इसको मोटा मोटा यही हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जो है ट्रांसलेशन, ये सब शब्द आएंगे, इनके अपने मतलब हैं, लेकिन चूंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए इसको अच्छे से बताया दे रहे हैं ताकि आगे समस्या ना हो। तो देखिए इन ट्रांसडक्शन जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया सेल गोज टू अदर बैक्टीरियल सेल बाई एजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफेज आर फेज वायरसेज इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। तो इसको ध्यान दीजिए, ट्रांसडक्शन शब्द जो है तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसका जनन द्रव्य बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा, बैक्टीरियोफेज विषाणु के द्वारा एक जगह से, एक सेल से दूसरे सेल में, कह रहा है वन बैक्टीरियल सेल गोज टू अदर बैक्टीरियल सेल, एक जीवाणु की कोशिका से दूसरे जीवाणु की कोशिका में ले जाया जाता है, वो भी बैक्टीरियोफेज या फेज वायरसेज द्वारा, वायरस या इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया द्वारा। तो इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, ट्रांसडक्शन का मतलब है कि बैक्टीरिया का जनन द्रव्य, जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं अंग्रेजी में, वो एक बैक्टीरिया सेल से दूसरी बैक्टीरिया के सेल में ले जाया जाता है, किसके द्वारा? बैक्टीरियोफेज के द्वारा। ये वायरस होता है या इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है वो होता है। तो इसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ट्रांसडक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बाय जेंडर एंड लीडरबर्ग। जो ट्रांसडक्शन है इसको सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया में देखा गया था, और ये देखा किसने था? जेंडर एंड लीडरबर्ग ने। ट्रांसडक्शन इज यूज्ड फॉर जीन मैपिंग एंड एनालिसिस इन बैक्टीरिया एंड आल्सो फॉर स्ट्रेन कंस्ट्रक्शन। तो जो ट्रांसडक्शन होता है हमारा, इसको यूज किस में किया जाता है? जीन मैपिंग में, जो जीन है उसको नापने में, और एनालिसिस इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की एनालिसिस में, एंड आल्सो फॉर स्ट्रेन कंस्ट्रक्शन, और स्ट्रेन कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो ट्रांसडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसडक्शन का मतलब होता है किसी एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में उसके जनन द्रव्य का चले जाना, स्थानांतरण हो जाना, किसके द्वारा? बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा या किसी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
33 नंबर पढ़े हैं, 32 नंबर हो गया, 33 नंबर देखना। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड क्या होता है? तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, इसको देखते हैं। 33 का ए ऑप्शन, जो प्लाज्मिड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैक्टीरिया पूछा जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे प्लाज्मिड ना पूछा जाए, तो प्लाज्मिड के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इन एडिशन टू द न्यूक्लियोइड बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म नॉर्मली कंटेन मेनी स्मॉल सेपरेटेड पीसेज ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। तो इसको ध्यान दीजिए, इन एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोइड, जैसे हम लोगों में न्यूक्लियस होता है वैसे वायरसेज में न्यूक्लियोइड होता है, केंद्रक की तरह संरचना होती है, जिसमें बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म नॉर्मली कंटेन्स मेनी स्मॉल सेपरेटेड पीसेज ऑफ डीएनए। तो जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है जो बैक्टीरिया का, तो उसमें डीएनए के बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं। पीस मीन्स टुकड़े, अलग अलग टुकड़े होते हैं, उन्हीं को प्लाज्मिड कहा जाता है। दीज सर्कुलर डीएनए यूनिट आर 1/100 द साइज ऑफ द मेन न्यूक्लियर डीएनए न्यूक्लियोइड। जो मेन न्यूक्लियर डीएनए है उसको न्यूक्लियोइड कह रहा है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहेंगे, और उससे करीब 1/100 यानी मतलब 100वां भाग छोटा होता है न्यूक्लियोइड से, जो उसका मेन डीएनए होता है बैक्टीरिया का। और ये सर्कुलर होता है, इसको ध्यान दीजिए, सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए यूनिट होती है। जो हमारा प्लाज्मिड होता है ये सर्कुलर डीएनए यूनिट होती है, इसको ध्यान देना। When found in cytoplasm entirely independent of the bacterial chromosome, जब ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तो इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है डीएनए मान लीजिए न्यूक्लियाइड, उससे एकदम इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रहता है, उस पर कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं रहती है। दे रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली, ये जो है स्वयं में ही द्विगुणन करता है, रेप्लिकेट करता है, यानी द्विगुणन अपने जैसी प्रतिलिपि बनाता है। समटाइम्स इट बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू द मेन डीएनए एंड रेप्लिकेट विद इट। कुछ समय ऐसा भी आ सकता है जब ये मेन डीएनए, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, उससे मिल जाए और उसके साथ भी रिप्लिकेट करता है यानी द्विगुणन करता है। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के समय, कॉन्जुगेशन का मतलब जब दो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और मिल करके एक दूसरे का, ये मान लीजिए एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, इसका जनन द्रव्य ये है, इसका जनन द्रव्य ये है, और ये किसी एक कोशिका में इस नली के द्वारा इसमें चला जाए पूरा का पूरा, इसका इसमें आ जाए, तो इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो कह रहा है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के समय प्लाज्मिड समटाइम्स कॉल्ड इपिसोम्स। ध्यान दीजिए, जब कॉन्जुगेशन होता है तो कुछ समय के लिए इसको जो है इपिसोम भी बोला जा सकता है। और ये काम क्या करता है? हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में ये जो जनन द्रव्य है उसके ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण में हेल्प करता है। जैसा हमने बताया कि एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में जा रहा था जनन द्रव्य। इट में कैरी सम जीन्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ए वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जीन पाई जाती हैं जो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक के प्रति रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी होती हैं, तो इस तरह की जीन भी इसमें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मिड के बारे में लगभग सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन किसमें पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। तो रसायन विज्ञान में चूंकि पढ़ते हैं तो इसलिए कीमो ऑटोट्रॉप्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कीमो ऑटोट्रॉप्स, रसायन स्वपोषी। तो 34 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ऑर्गेनिक फूड यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी रिलीज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो कह रहा है कि कीमो ऑटोट्रॉप्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो ऑर्गेनिक फूड यानी कार्बनिक पदार्थ अपना बनाता है। किसके द्वारा? रासायनिक ऊर्जा को प्राप्त करके, वो भी ऑक्सीकरण करके कुछ अकार्बनिक सब्सटेंस यानी पदार्थों को। तो इसको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, यानी रसायन स्वपोषी या रसायन संश्लेषी जीवाणु। The process of manufacture of food in such organism is called chemosynthesis। बहुत सारे जो जीव हैं उनमें इस प्रक्रिया को रसायन संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को बनाया जा रहा है। It includes some aerobic bacteria। इसके अंतर्गत जो है कुछ ऑक्सीकारक बैक्टीरिया आते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम लाइट। जो प्रकाश संश्लेषी हैं वो अपनी ऊर्जा प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त बना लेते हैं या सिंथेसिस कर लेते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है फंजाई लिविंग ऑन डेड आर डिकेइंग प्लांट आर एनिमल रिमेनिंग एंड आल्सो ग्रोइंग ऑन डंक ऑफ हर्बीवोरस आर सैप्रोफाइट्स। जो हमारे फंगस हैं, फंजाई यानी कवक हैं, वो कह रहा है कि मृत या सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं और जानवरों के गोबर, जो हरी चीज खाने वाले, हर्बीवोर्स का मतलब हरे चीजों को खाने वाले यानी पत्तियों को खाने वाले हैं, उनके गोबर में भी उत्पन्न होते हैं आर सैप्रोफाइट्स, और ये मृत भोजी होते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब मृत भोजी यानी मरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या सही है? ऑल हैलोफाइल्स, ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल फॉसिल्स, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। ये सबसे सही है, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। उसका नाम ही है आर्की बैक्टीरिया। हिंदी में आद्य बैक्टीरिया मतलब आदि काल वाले, तो पुराने समय वाले, तो पुराने वाले, ओल्ड यानी बूढ़े हो गए आज के समय में, तो ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। तो 35 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसको देख लेते हैं। Archaebacteria are believed to have originated at a time when they were extreme condition in the biosphere। तो आर्कीबैक्टीरिया बिलीव्ड उस समय जीवित थे जब एक्सट्रीम कंडीशन यानी बहुत विकराल कंडीशन आ गई थी। बायोस्फीयर मतलब जैव सिस्टम में, जैव तंत्र में, जैसे वायुमंडल या वैसे जीवमंडल। Even today they are found in environment where other kinds of bacteria cannot survive। आज भी ये ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ पर साधारण बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकते यानी जीवित नहीं रह सकते। So they are considered to be the oldest of the living fossils। तो जो आर्की बैक्टीरिया है इसीलिए इनको ओल्डेस्ट ऑफ द लिविंग फॉसिल्स, मतलब जो जीवित कंकाल है, एक तरह से फॉसिल हैं, उनके पूर्वज हैं यानी ओल्ड लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। जिंदा कंकाल कहा जाता है, बूढ़ा जिंदा कंकाल एक तरह से। एग्जाम्पल क्या है? मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ऑल ऑफ देम आर नॉट हैलोफाइट्स।
सारे के सारे खारे जल में नहीं पाए जाते। हैलोफाइट्स मतलब खारे जल में पाए जाने वाले, तो खारे जल में पाए जाते हैं लेकिन सब पाए जाएं ऐसा नहीं है। तो भाई कह रहा है ऑल ऑफ देम आर नॉट हैलोफाइल, सारे के सारे खारे जल में नहीं पाए जाते। ओनली सम फॉर्म्स लाइक हाइलोबैक्टीरियम, तो हाइलोबैक्टीरियम हाइलोकोकस आर कैन सर्वाइव एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। कुछ हैं जैसे हाइलोबैक्टीरियम हाइलोकोकस हैं, ये सब जो है सैलाइन यानी खारे जल में पाए जाते हैं। आगे क्या है, ऑल ऑफ देम आर नॉट फॉसिल्स, सारे के सारे जो है फॉसिल्स नहीं है यानी जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म यानी जीवों का जो कुछ अस्क बच गया मरने के बाद उसको जीवाश्म बोलते हैं। तो कह रहा है ऑल ऑफ देम आर नॉट फॉसिल्स, सारे के सारे जीवाश्म नहीं है। बिकॉज मेनी फॉर्म आर स्टिल सर्वाइविंग एंड फ्लोरिशिंग, मतलब बहुत सारी इनकी वैरायटी हैं अब भी जो जीवित हैं संसार में। तो सारे के सारे जीवाश्म नहीं है, कुछ वैरायटी आज भी जिंदा है। अब क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है, तो 36 के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।